नमस्ते। आज हम कुछ दिलचस्प सवालों पर नजर डालेंगे। ये नोट से है। हाँ, तो ये सवाल हमें भारत के भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था की कुछ जरूरी बातें याद दिलाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। हाँ, इसे एक तरह से जरूरी जानकारियों को ताज़ा करने का तेज और मजेदार तरीका समझिए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये वाकई ज्ञान परखने और उसे पक्का करने का एक शानदार तरीका है। हम हर सवाल को देखेंगे, सही जवाब समझेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई दूसरे विकल्प क्यों सही नहीं है। इससे कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा साफ हो जाते हैं ना। सही कहा। तो पहला सवाल लेते हैं। पृथ्वी के घूमने की दिशा से जुड़ा है। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखता है तो वह पृथ्वी को किस दिशा में घूमता हुआ देखेगा? विकल्प है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, कोई घूर्णन नहीं, यादृच्छिक घूर्णन या दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। काफी सीधा सवाल लगता है, पर थोड़ा सोचने वाला है। और स्रोत के अनुसार सही उत्तर है ए, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? मतलब उत्तरी ध्रुव से देखने पर ही वामावर्त क्यों? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा। तो जब आप इसे उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर से देखेंगे तो ये घूमना आपको घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में दिखेगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। एकदम सही, वामावर्त। और अगर आप यही चीज दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। बिल्कुल, तब ये दक्षिणावर्त दिखेगा। और बाकी विकल्प तो गलत हैं ही। पृथ्वी घूमती तो है ही, उसी से दिन रात होते हैं। हाँ, वो तो है। और इसका घूमना बहुत नियमित है, मतलब रैंडम या यादृच्छिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो देखने के नजरिए से दिशा बदल जाती है, उत्तरी ध्रुव से एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी से क्लॉकवाइज। दिलचस्प है। हाँ, और इस पश्चिम से पूर्व घूमने को खगोल विज्ञान में प्रोग्रेड गति कहते हैं। प्रोग्रेड। हाँ, प्रोग्रेड। और एक मजे की बात यह है कि हमारे सौर मंडल में ज्यादातर ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति, ये सब ऐसे ही घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। सिर्फ दो ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं, शुक्र और यूरेनस। वो क्लॉकवाइज यानी रेट्रोग्रेड घूमते हैं। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था, शुक्र और यूरेनस उल्टी दिशा में। जी हाँ, ये छोटी छोटी बातें ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने में काफी मदद करती हैं। बिल्कुल। चलिए पृथ्वी के घूमने से आगे बढ़ते हैं और भारत की एक नदी की बात करते हैं। अगला सवाल चंबल नदी के बारे में है। चंबल। इसमें एक कथन है, असर्शन ए, और एक कारण है, रीजन आर। कथन ए है, चंबल नदी अपनी बीहड़ स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल खड्ड, रवीन्स कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और कारण आर है, चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी खाई और अपर्दित भूभाग से होकर बहती है। अब हमें बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और क्या आर ए की सही व्याख्या है। ये समझने वाला सवाल है। स्रोत के अनुसार सही उत्तर है विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी का उस अपर्दित जमीन से बहना ही इन बीहड़ों के बनने का कारण है। एकदम सही पकड़ा आपने। चंबल नदी वाकई अपने बड़े बड़े गहरे खड्डों या बीहड़ों के लिए, मतलब बैडलैंड्स या रवीन्स के लिए जानी जाती है। तो कथन है तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये भी सच है कि ये नदी एक ऐसे इलाके से बहती है जहां मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब अपर्दित भूभाग। तो कारण आर भी सही है। अच्छा। अब कनेक्शन समझिए। क्योंकि नदी इस नरम, आसानी से कटने वाली जमीन से होकर खासकर मानसून में तेजी से बहती है, तो पानी मिट्टी को बहुत गहराई तक काटता चला जाता है। ओ। और इसी प्रक्रिया से सालों साल में ये गहरे खड्ड या बीहड़ बन गए। इसलिए आर एक ही एकदम सही वजह बताता है। यानी नदी का रास्ता ही उसकी पहचान बन गया। और स्रोत में चंबल के बीहड़ों से जुड़े किसी खास तरह के कटाव का भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये बीहड़ जो हैं वो मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का एक बहुत ही गंभीर रूप है, जिसे गली अपरदन कहते हैं। गली अपरदन? हाँ, गली अपरदन। इसमें होता क्या है कि बहता हुआ पानी पहले मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बनाता है, फिर वो धीरे धीरे गहरी और चौड़ी खाइयां या गलियां बन जाती हैं, और इससे जमीन खेती या किसी और काम के लायक नहीं रहती। बाप रे, ये तो काफी नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा। और चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू पठार की जनपाव पहाड़ियों से निकलती है, हाँ। और फिर एमपी, राजस्थान,
यूपी से होते हुए यमुना में मिलती है, वो इस तरह के गली अपर्दन के लिए बहुत जानी जाती है। समझ गई। अब भूगोल से ही जुड़ा एक और सवाल लेते हैं, इस बार बारिश पर। ठीक है। सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा औसत वर्षा खासी और जयंतियां पहाड़ियों में होती है। ये पहाड़ियां किस राज्य में मिलेंगी? विकल्प है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम। ये तो काफी जाना माना तथ्य है। सही जवाब है ए, मेघालय। तो मेघालय में ऐसा क्या खास है कि इन्हीं पहाड़ियों पर इतनी ज्यादा बारिश होती है? क्या इनकी बनावट में कुछ विशेष है? हाँ, इनकी बनावट और इनकी लोकेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, गारो, खासी और जयंतियां, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में एक लाइन में हैं, पश्चिम से पूर्व। हाँ। और इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि ये मिलकर एक कीप यानी फनल जैसा आकार बनाती हैं। फनल जैसा? हाँ, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। हाँ। तो जब नमी से भरी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर आती हैं, तो वो इन पहाड़ियों की कीप में फंस जाती हैं। फिर पहाड़ियों से टकराकर हवा को तेजी से ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा। और जैसे ही हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और उसमें जो नमी होती है वो संघनन यानी कॉन्डेंसेशन से पानी की बूंदों में बदल जाती है और वहीं भारी बारिश के रूप में गिर जाती है। तो ये पहाड़ियां एक तरह से मॉनसून के लिए जाल का काम करती हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी यही है ना? बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा औसत सालाना बारिश वाली 2 जगहें मासेनराम और चिरापुंजी मेघालय की इन्हीं खासी पहाड़ियों पर हैं। कमाल है। और एक और दिलचस्प बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, ये गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये हिमालय में नहीं है? नहीं, ये असल में प्रायद्वीपीय पठार मतलब डेक्कन प्लेटो का ही उत्तर पूर्वी हिस्सा है। इन्हें मेघालय पठार या शिलोंग पठार कहते हैं। ओह। ये मुख्य पठार से राजमहल पहाड़ियों और बांग्लादेश के मैदानों के बीच एक गैप है जिसे मालदा गैप कहते हैं, उसके द्वारा अलग होती हैं। यह जानकारी तो वाकई महत्वपूर्ण है भूगोल की समझ के लिए। चलिए अब विषय बदलते हैं और भारत की जनसंख्या पर आते हैं। ठीक है, जनसंख्या। अगला सवाल 1901 से 2011 तक की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, ग्रामीण जनसंख्या में पूर्ण संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा लगातार कम हुआ है। ठीक। और तीसरा, 1981 में शहरी आबादी पहली बार 100 मिलियन से ज्यादा हुई। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ये तीनों कथन ध्यान से देखने वाले हैं। और सही उत्तर है विकल्प ए, केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझना होगा। पहला कथन सही क्यों है जबकि हम लगातार सुनते हैं कि लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि 1901 से 2011 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, मतलब विस्फोटक वृद्धि हुई है। हाँ, वो तो है। तो हाँ, ये सच है कि शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के कारण लोग गांवों से शहरों में गए, लेकिन कुल जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि गांव में रहने वाले लोगों की कुल संख्या मतलब एब्सोल्यूट नंबर वो फिर भी हर दशक में बढ़ती ही गई, भले ही उनकी बढ़ने की रफ्तार शहरों जितनी तेज ना रही हो। अच्छा, तो कुल आबादी बढ़ने के कारण गांव की आबादी भी बढ़ी संख्या में। और दूसरा कथन भी सही है कि कुल आबादी में उनका प्रतिशत हिस्सा कम हुआ है। हाँ, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। शहरीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ कि शहरी आबादी गांव की आबादी की तुलना में कई ज्यादा तेजी से बढ़ी। इसलिए कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का जो सापेक्ष हिस्सा था या प्रतिशत शेयर वो लगातार घटता गया और शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ता गया। समझ गए। अब आते हैं तीसरे कथन पर, जो गलत है। स्रोत कहता है कि भारत की शहरी आबादी 1981 में नहीं बल्कि 1971 की जनगणना में ही 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। ओह, 1971 में ही? हाँ, 1971 में लगभग 109 मिलियन हो गई थी। ये एक बारीक तथ्य है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। यानी 1971 में ही शहरी आबादी 10 करोड़ पार कर गई थी। और 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं ग्रामीण शहरी हिस्सेदारी पर? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.84% आबादी ग्रामीण थी और 31.16% शहरी। मतलब अभी भी ज्यादातर लोग गांव में ही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शहरीकरण के बावजूद भारत अब भी काफी हद तक एक ग्रामीण देश है। हालांकि शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, जनसंख्या के बाद अब जमीन के उपयोग पर आते हैं।
एक मिलान करने वाला प्रश्न है। मैच द कॉलम। हाँ, कॉलम ए में भूमि उपयोग श्रेणियां हैं और कॉलम बी में उनके विवरण हैं, लेकिन क्रम में नहीं। श्रेणियां हैं: ए विविध वृक्ष फसलें और उपवन, बी कृषि योग्य बंजर भूमि, सी वर्तमान परती, डी वर्तमान परती के अलावा अन्य परती। ये शब्दावली थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ। और विवरण है: 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम परती भूमि, 2 बागों और फलों के पेड़ों वाली निजी भूमि, 3 5 वर्षों से अधिक समय तक खेती न की गई भूमि, 4 1 या 1 वर्ष से कम परती भूमि। सही मिलान चुनना है। ठीक है। सही मिलान है विकल्प ए, A2, B3, C4, D1। ये श्रेणियां थोड़ी मिलती जुलती लगती हैं, खासकर परती भूमि वाली। क्या आप इन्हें थोड़ा और साफ कर सकते हैं? जरूर। इन परिभाषाओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के भूमि संसाधनों के मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। हाँ। तो देखिए, ए विविध वृक्ष फसलें और उपवन, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। इसका सही मिलान है 2 बागों और फलों के पेड़ों वाली निजी भूमि। इसमें मुख्य रूप से निजी बाग बगीचे, फलों के पेड़ वगैरह आते हैं जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। अच्छा। या कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसका मिलान है 3 5 वर्षों से अधिक समय तक खेती न की गई भूमि। ये वो जमीनें जिस पर खेती हो सकती है, तकनीक भी है, पर पिछले 5 साल या उससे ज्यादा समय से इस पर कोई फसल नहीं ली गई है। इसे सुधारकर खेती लायक बनाया जा सकता है। सी वर्तमान परती, करंट फैलो। इसका मिलान है 4 1 या 1 वर्ष से कम परती भूमि। ये वो खेत है जिसे किसान ने जानबूझकर एक फसल मौसम या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा है ताकि जमीन अपनी कुदरती उपजाऊ शक्ति वापस पा सके। ये एक आम प्रैक्टिस है। अच्छा, ये तो नॉर्मल है। हाँ, और फिर है डी वर्तमान परती के अलावा अन्य परती, फैलो अदर देन करंट फैलो। इसका मिलान है 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम परती भूमि। ये वो जमीन है जिसे 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम समय से खाली छोड़ा गया है। और अगर 5 साल से ज्यादा हो जाए तो? हाँ, अगर ये 5 साल से ज्यादा खाली रह जाए तो फिर इसे कृषि योग्य बंजर भूमि वाली श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इस वर्गीकरण से पता चलता है कि कौन सी जमीन अभी खेती में है, कौन सी आराम कर रही है और कौन सी संभावित रूप से खेती के लिए उपलब्ध हो सकती है। ये जानना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, इस वर्गीकरण को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश की खाद्य सुरक्षा, कृषि योजना और भूमि सुधार नीतियों के लिए बेस डेटा देता है। अच्छा। इससे पता चलता है कि हमारे पास खेती का कितना विस्तार संभव है, मतलब कितनी कृषि योग्य बंजर भूमि को सुधारा जा सकता है, और हम अपनी वर्तमान कृषि भूमि का कितना अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। परती भूमि के पैटर्न को देखकर भारत में भूमि उपयोग का रिकॉर्ड कौन रखता है? शायद राजस्व विभाग। एकदम सही, भूमि राजस्व विभाग, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्पष्ट है। अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था? 1991 रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प हैं: सभी फसलों के लिए MSP में वृद्धि, उच्च आयात शुल्क से बेहतर सुरक्षा, निर्यात उन्मुख नकदी फसलों की ओर रुझान और कम सार्वजनिक निवेश, या सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि। स्रोत कहता है कि सही उत्तर है सी, निर्यात उन्मुख नकदी फसलों की ओर रुझान और कम सार्वजनिक निवेश। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुधार तो विकास के लिए थे, फिर कृषि में गिरावट क्यों आई? ये एक महत्वपूर्ण और इस पे काफी बहस भी हुई है। 1991 के जो LPG सुधार थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उनका मुख्य मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना और ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ना था। हाँ। कृषि के संदर्भ में इसके कुछ मिले जुले और कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। सुधारों के बाद एक चीज जो हुई वो ये कि कृषि क्षेत्र में सरकार का जो सार्वजनिक निवेश था, जैसे सिंचाई में, बिजली में, सड़कों में, कृषि अनुसंधान में, विस्तार सेवाओं में, वो सापेक्ष रूप से कम हो गया। सरकार का ध्यान उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ज्यादा चला गया। तो एक कारण हुआ कम सरकारी निवेश। और नकदी फसलों वाला पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि वैश्वीकरण के तहत भारतीय कृषि को ग्लोबल मार्केट के लिए खोला गया। इससे निर्यात को बढ़ावा तो मिला, लेकिन जोर खाद्य फसलों जैसे गेहूं, चावल की बजाय निर्यात के लिए नकदी फसलें, मतलब कैश क्रॉप्स, जैसे कपास, गन्ना। हाँ, कपास, गन्ना, मसाले, इन पर ज्यादा हो गया।
अब इससे छोटे और सीमांत किसान, जो भारत में ज्यादातर हैं, वो ज्यादा प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स की खेती में लागत ज्यादा आती है और ग्लोबल मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम भी ज्यादा होता है, जिसे ये छोटे किसान आसानी से झेल नहीं पाते। साथ ही फूड सिक्योरिटी पर भी चिंताएं बढ़ीं। आयात शुल्क कम किए गए थे, बढ़ाए नहीं गए थे। इसलिए विकल्प बी गलत है। एमएसपी वृद्धि या सिंचाई में निवेश वृद्धि ये गिरावट के कारण नहीं थे, बल्कि सार्वजनिक निवेश तो कम हुआ था। तो विकल्प ए और डी भी गलत हैं। यानी सुधारों के दौर में कृषि को उतना ध्यान और सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और बाजार पर ज्यादा निर्भरता ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। इन सुधारों के दौरान उर्वरक सब्सिडी में भी कटौती की गई, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई। तो कुल मिलाकर सार्वजनिक निवेश में कमी और नकदी फसलों पर ज्यादा जोर बढ़ती लागत के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में गिरावट का कारण बने, खासकर सुधारों के शुरुआती दशक में। चलिए अब अर्थशास्त्र के एक बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं। सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, क्लासिक कॉन्सेप्ट है। ये नियम क्या कहता है? जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का उपभोग करता है, विकल्प प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता घटती है, या सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। सही जवाब है ए, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। ये नियम सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, क्या इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल, ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक और सच कहूं तो काफी लॉजिकल नियम है। सोचिए आप बहुत प्यासी हैं। ठीक है। पानी का पहला ग्लास आपको जबरदस्त संतुष्टि देगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा ग्लास भी अच्छा लगेगा, लेकिन शायद पहले जितना नहीं। सही बात है। तीसरा ग्लास और कम संतुष्टि देगा, और हो सकता है चौथे ग्लास तक आपकी प्यास पूरी तरह बुझ जाए और आपको उससे कोई खास संतुष्टि ना मिले, या शायद थोड़ी परेशानी हो। हाँ, हो सकता है। यही सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता का मतलब है किसी चीज की एक एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे पानी का अगला ग्लास, पीने से मिलने वाली एक्स्ट्रा संतुष्टि यानी यूटिलिटी। ये नियम कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली ये एक्स्ट्रा संतुष्टि कम होती जाती है। तो पहली यूनिट सबसे ज्यादा मजा देती है और फिर हर अगली यूनिट से मिलने वाला मजा कम होता जाता है। कुल मजे का क्या होता है, मतलब कुल संतुष्टि का? कुल संतुष्टि, टोटल यूटिलिटी, तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज्यादा है। लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि हर अगली यूनिट पहले से कम संतुष्टि जोड़ रही है। इसलिए विकल्प बी गलत है। अच्छा। कुल उपयोगिता तभी घटती है जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाए, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा उपभोग करने लगें, जैसे पेट भरने के बाद भी खाना, और आपको उससे तकलीफ होने लगे। तो विकल्प सी भी गलत है। और स्थिर तो रहती ही नहीं? बिल्कुल नहीं, स्थिर तो बिल्कुल नहीं रहती। विकल्प डी गलत। इस नियम को गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं, और ये मांग के नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड का आधार भी बनता है कि कीमत घटने पर लोग ज्यादा क्यों खरीदते हैं। बहुत स्पष्ट। अब फिर से भारतीय कृषि पर लौटते हैं, हरित क्रांति के संदर्भ में। ग्रीन रेवोल्यूशन। सवाल है, भारत में हरित क्रांति से सबसे पहले किस राज्य को लाभ हुआ? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? सही उत्तर है डी, पंजाब। पंजाब ही क्यों? ऐसी क्या वजहें थीं कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा वहीं हुआ? इसके कई कारण थे। देखिए, 1960 के दशक के मध्य में जब हरित क्रांति शुरू हुई, तो ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल की जो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, HYVs, उन पर आधारित थी। हाँ, उन्नत बीज। हाँ, उन्नत बीज। साथ में चाहिए थे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, और सबसे जरूरी पक्का पानी, मतलब सुनिश्चित सिंचाई। अच्छा, पानी बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और पंजाब में उस समय देश की सबसे अच्छी सिंचाई व्यवस्था थी, खासकर नहरों का जाल। वहां के किसान भी अपेक्षाकृत अमीर और नई चीजें अपनाने वाले माने जाते थे। उन्होंने नई तकनीकों और बीजों को अपनाने में हिचक नहीं दिखाई। अच्छा। साथ ही वहां भूमि चकबंदी यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जैसे सुधार भी हो चुके थे, जिससे बड़े खेतों पर मशीन से खेती करना आसान था। इन सब चीजों ने मिलकर पंजाब को हरित क्रांति का सबसे बड़ा और पहला लाभार्थी बनाया। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और किसानों की तरफ से तैयारी भी थी। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा? हरियाणा भी पंजाब के साथ ही हरित क्रांति के मुख्य लाभार्थी राज्यों में था, क्योंकि वहां भी सिंचाई की अच्छी सुविधाएं थी और एग्रीकल्चर का माहौल अच्छा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ सिंचित इलाकों को इसका काफी फायदा मिला।
और राजस्थान? राजस्थान जैसे राज्य जहां सिंचाई की सुविधाएं कम थीं और खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर थी, वो शुरुआती दौर में हरित क्रांति के लाभ से काफी हद तक पीछे रह गए। तो हरित क्रांति ने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन इसका फायदा शुरुआत में कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सवाल लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूंजी निर्माण शब्द का क्या मतलब है? विकल्प: निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी, उपभोक्ता ऋण का विस्तार या वित्तीय बचत में वृद्धि। कैपिटल फॉर्मेशन। सही उत्तर है ए, निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। पूंजी निर्माण थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल मतलब क्या है अर्थव्यवस्था के लिए? सरल शब्दों में पूंजी निर्माण का मतलब है देश की जो पूंजीगत संपत्तियां हैं यानी कैपिटल एसेट्स, उनके स्टॉक में बढ़ोतरी होना। कैपिटल एसेट्स मतलब? कैपिटल एसेट्स वो टिकाऊ चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल आगे और चीजें और सेवाएं बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीनें, औजार, कारखाने, इमारतें, सड़कें, पुल, बिजली घर, ये सब। अच्छा। जब कोई कंपनी नई फैक्ट्री लगाती है या सरकार नया हाईवे बनाती है तो ये पूंजी निर्माण है। ये होता है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के जरिए, और इस निवेश से देश की भविष्य में उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, जो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये निवेश से जुड़ा है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं? देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में कमी विकल्प बी तो पूंजी निर्माण में कमी लाएगी, बढ़ोतरी नहीं। उपभोक्ता ऋण का विस्तार विकल्प सी मुख्य रूप से उपभोग यानी कंजम्पशन को बढ़ाता है, सीधे उत्पादन क्षमता को नहीं। ठीक है। और वित्तीय बचत में वृद्धि विकल्प डी, बचत जरूरी है पूंजी निर्माण के लिए क्योंकि बचत से ही निवेश के लिए पैसा आता है, लेकिन बचत अपने आप में पूंजी निर्माण नहीं है। अच्छा। हाँ, जब उस बचत का इस्तेमाल करके असली पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीन या फैक्ट्री खरीदी या बनाई जाती है, तब पूंजी निर्माण होता है। इसलिए सबसे सही परिभाषा विकल्प ए ही है। और ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है जो पूरी अर्थव्यवस्था को देखता है। हाँ, पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुख्य विषय हैं और इसके विकास का श्रेय काफी हद तक जेएम कीन्स को जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो छोटी इकाइयों को देखता है, जैसे एक ग्राहक का व्यवहार, एक कंपनी की लागत, एक बाजार में कीमत कैसे तय होती है। इससे एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल जैसे नाम जुड़े हैं। चलिए, अब भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर रुख करते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता नहीं है? फेडरलिज्म। विकल्प: स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता या शक्तियों का विभाजन। इंटरेस्टिंग। इसका उत्तर है सी, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। तो भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है, जबकि यह एक संघीय देश है? ये भारतीय संघवाद की खास बात है। देखिए, संघवाद का मतलब होता है जहां शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। हाँ। भारत में ये बंटवारा है, जिसके लिए कई संघीय विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे एक स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो संविधान की रक्षा करती है और केंद्र राज्य के झगड़े सुलझाती है। तो विकल्प ए सही है। ठीक। एक लिखित संविधान है जो इन शक्तियों को साफ साफ बताता है, विकल्प बी सही है। और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट में दिया गया है, विकल्प डी सही है। तो फिर दोहरी नागरिकता क्यों नहीं? लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह दोहरी नागरिकता मतलब देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की भी अलग नागरिकता इसे नहीं अपनाया। क्यों? उन्होंने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप को चुना। इसका मतलब है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी खास राज्य जैसे गुजरात या तमिलनाडु के नागरिक नहीं। अच्छा। इसके पीछे सोच ये थी कि एकल नागरिकता देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगी और क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देगी। तो ये एकता बनाए रखने के लिए एक सोचा समझा कदम था। आपने भारतीय संघवाद को खास कहा, इसका क्या मतलब है? हाँ, भारतीय संवाद को अक्सर अनोखा, यूनिक या अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल कहा जाता है, जैसा कि विद्वान केसी वेयर ने कहा था। अर्धसंघीय? हाँ, क्वाजी फेडरल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें संघीय विशेषताओं के साथ साथ कई एकात्मक यानी यूनिटरी विशेषताएं भी हैं जो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। जैसे एकल नागरिकता, एक ही न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी,
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएं, इमरजेंसी के प्रावधान, ये सब केंद्र को मजबूत करते हैं। वहीं ग्रैनवेल ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। तो ये एक मिला-जुला मॉडल है। दिलचस्प। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल लेते हैं, विधायी सूचियों पर। लेजिस्लेटिव लिस्ट्स। 3 कथन है। पहला, भारत का संविधान विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक। 42nd अमेंडमेंट। 3. समवर्ती सूची के विषयों पर केवल भारत की संसदीय कानून बना सकती है। कौन सा से कथन सही है? ओके, सही उत्तर है डी, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। पहला कथन तो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा कथन 42nd अमेंडमेंट के बारे में है, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या ये सच है कि जानवरों का संरक्षण राज्य से समवर्ती सूची में डाला गया? हाँ, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो 42nd संविधान संशोधन हुआ था, उसने कई बड़े बदलाव किए थे। हाँ, सुना है। उसी संशोधन के तहत 5 विषय थे जिन्हें राज्य सूची, स्टेट लिस्ट से हटाकर समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 5 विषय कौन-कौन से? वो थे, पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नाप और तौल, चौथा न्याय का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी कोर्ट्स का गठन, और 5वां जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। ओ, तो शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, ये सब अब समवर्ती सूची में है? हाँ, इसका मकसद था कि इन जरूरी विषयों पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाए। तो फिर तीसरा कथन गलत क्यों है? क्या समवर्ती सूची पर राज्य कानून नहीं बना सकते? तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये कहता है कि समवर्ती सूची पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। ये सच नहीं है। अच्छा। समवर्ती सूची की खासियत यही है कि इस पर संसद यानी केंद्र सरकार और राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं? हाँ, दोनों। हाँ, अगर किसी विषय पर संसद और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए, अच्छा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो सामान्य स्थिति में संसद का बनाया कानून ही माना जाता है, मतलब वो प्रिवेल करता है। अच्छा, लेकिन राज्य भी कानून बना सकते हैं जब तक कि वो केंद्रीय कानून के विरोध में ना हो। समझ गई। तो दोनों बना सकते हैं, पर टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। बिल्कुल। इस 42वें संशोधन से हुआ ये कि राज्य सूची के विषय 66 से घटकर 61 रह गए थे और समवर्ती सूची के विषय 47 से बढ़कर 52 हो गए थे। इससे शक्तियों का संतुलन थोड़ा और केंद्र की तरफ झुक गया था। चलिए, भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है। IAS, IPS। हाँ, संघ और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति किसके पास है? विकल्प: राष्ट्रपति, कार्यकारी आदेश से, केंद्रीय मंत्रिमंडल साधारण बहुमत से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की सहमति से, या संसद बशर्ते राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ये भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। सही उत्तर है डी, संसद बशर्ते राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। यह एक विशेष प्रक्रिया लगती है जिसमें राज्यसभा की भूमिका अहम है। ऐसा क्यों? हाँ, ये भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आर्टिकल 312 में दिया गया है। आर्टिकल 312? हाँ, अनुच्छेद 312 ये राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एक स्पेशल पावर देता है। संविधान कहता है कि संसद कानून द्वारा एक या एक से ज्यादा नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS हैं तभी बना सकती है जब पहले राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी या ठीक है। अच्छा, पहले राज्यसभा को प्रस्ताव पास करना होगा। हाँ, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। केवल राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किए जाने के बाद ही संसद इस पर कानून बना सकती है। तो पहल राज्यसभा से होनी चाहिए, वो भी विशेष बहुमत से। लोकसभा की इसमें सीधी भूमिका नहीं है शुरू में। और ये शक्ति केवल राज्यसभा को ही क्यों दी गई? इस प्रक्रिया की शुरुआत में लोकसभा की सीधी भूमिका नहीं है। हालांकि कानून तो आखिर में संसद ही पास करेगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर। ठीक। ये स्पेशल पावर राज्यसभा को इसलिए दी गई है क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं और राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये तो है। और क्योंकि राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए ये लॉजिकल माना गया कि नई अखिल भारतीय सेवा जो राज्यों को भी प्रभावित करेगी
उसके बनाने की प्रक्रिया राज्यों के प्रतिनिधि सदन की सहमति से ही शुरू होनी चाहिए। ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के भी अनुरूप है। तो ये राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। क्या इस शक्ति का प्रयोग हुआ है कभी? हाँ, बिल्कुल। अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, यानी भारतीय वन सेवा। हाँ। इनमें से जो भारतीय वन सेवा है उसे 1966 में इसी आर्टिकल 312 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। बहुत खूब। संख्या 13 है और ये एक मिलान करने वाला सवाल है। एक तरफ कॉलम ए में कुछ संवैधानिक विशेषताएं दी गई हैं, जैसे ए मौलिक कर्तव्य, बी समान मतदान अधिकार, सी स्थानीय स्वशासन प्रावधान और डी धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन। और दूसरी तरफ कॉलम बी में इनके कुछ विवरण हैं। आई जमीनी लोकतंत्र, आई व्यक्तिगत विवेक का सम्मान, आई नागरिकों की जिम्मेदारियों की मान्यता और IV सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। हमें इनका सही जोड़ा बनाना है। हाँ, ये सवाल सीधे हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। जी। चलिए इनका सही मिलान करते हैं। पहला है ए मौलिक कर्तव्य। जी। इसका सीधा संबंध है IV नागरिकों की जिम्मेदारियों की मान्यता से। यह हमें याद दिलाते हैं कि नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ फर्ज हैं देश के प्रति। हाँ, अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें मूल संविधान में नहीं रखा गया था। इन्हें बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण था। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया था। फिर आता है बी समान मतदान अधिकार। ये तो साफ तौर पर जुड़ा है 4 सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत से, यानी सबको वोट देने का अधिकार बिना भेदभाव के। बिल्कुल, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। और इसमें एक और बात याद रखने लायक है। 61वें संशोधन जो 1988 में हुआ, उसके द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर है सी स्थानीय स्वशासन प्रावधान। इनका ताल्लुक है एक जमीनी लोकतंत्र से, जैसे पंचायती राज। एकदम सही। पंचायती राज व्यवस्था इसी का एक उदाहरण है। मतलब शासन को गांवों और शहरों के स्तर तक ले जाना ताकि आम लोग भी फैसलों में शामिल हो सकें। और आखिर में डी धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन। ये जुड़ा है IV व्यक्तिगत विवेक के सम्मान से। हमारा संविधान हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर अमल करने की आज़ादी देता है। ये भारत की विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन स्रोत में एक बात और कही गई है। ऐसा लगता है कि जब ये सवाल पूछा गया था तो जो विकल्प दिए गए थे उनमें से कोई भी इन सभी सही जोड़ों को ठीक से नहीं दिखा रहा था। हाँ, ऐसा कभी-कभी हो जाता है। प्रश्न पत्रों में शायद कोई त्रुटि रही हो। पर जरूरी ये है कि हम इन चारों अवधारणाओं का मतलब और उनका महत्व समझें। ये हमारे संविधान के अहम हिस्से हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो संविधान की बात चली रही है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 14 ये पूछता है कि भारतीय संविधान की कौन सी खूबियां हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई हैं। विकल्प हैं ए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, बी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सी मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा और डी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसमें से 2 चीजें हमने सीधे ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। एक तो है ए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, मतलब पूरे देश में बिना रोक टोक के व्यापार करना। और दूसरी चीज है बी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर सहमति न बने। बिल्कुल, जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां तक बाकी 2 विकल्पों का सवाल है, मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये दोनों विचार हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। अच्छा, ये कनाडा से हैं। जी हाँ, कनाडा की तरह भारत में भी केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में कह सकते हैं अधिक शक्तिशाली है और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। और स्रोत में एक और चीज का जिक्र है जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है,
समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने का एक तरीका है ना? बिल्कुल, ये सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। काफी अहम जानकारी है ये। तो संविधान की इन गहराइयों से निकलकर अब चलते हैं इतिहास की ओर। प्रश्न संख्या 15। सवाल है, वो कौन से मराठा शासक थे जिन्होंने 1674 में खुद को छत्रपति घोषित किया और औपचारिक तौर पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की? विकल्प हैं संभाजी, साहू, शिवाजी या बाजीराव प्रथम। इसका जवाब तो भारतीय इतिहास के एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय से जुड़ा है। सही उत्तर है सी, शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा राज्य की औपचारिक घोषणा थी। रायगढ़ किला 1674। जी, और अगर हम बाकी नामों को देखें तो संभाजी महाराज शिवाजी के बड़े बेटे और उनके उत्तराधिकारी थे। साहूजी महाराज उनके पौत्र थे और बाजीराव प्रथम वो तो एक महान पेशवा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। लेकिन नींव शिवाजी महाराज नहीं रखी। बिल्कुल, साम्राज्य की नींव रखने वाले और उसे एक पहचान, एक संप्रभुता देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। स्रोत में 1665 की पुरंदर की संधि का भी जिक्र है। हाँ, वो संधि शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह प्रथम के बीच हुई थी। ये उस दौर की राजनीति और सैन्य कूटनीति को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण घटना है। चलिए इतिहास का एक और दिलचस्प सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। मौर्य वंश के किस शासक को अपने विशाल साम्राज्य में एक बहुत ही संगठित और कुशल जासूसी व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? विकल्प हैं बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका श्रेय जाता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक डी चंद्रगुप्त मौर्य को। हालांकि इस पूरी व्यवस्था की जो रूपरेखा थी वो उनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य ने तैयार की थी। चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं उन्हें। जी हाँ, कौटिल्य। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र में जासूसी के तरीकों, जासूसों के प्रकार, उनके काम, इन सब का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वाह, चाणक्य की जासूसी प्रणाली, ये तो हमेशा से एक रहस्यमय विषय रहा है। क्या स्रोत में इसके बारे में कुछ और बताया गया है? हाँ, अर्थशास्त्र में जासूसों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गूढ़ पुरुष? हाँ, और ये गूढ़ पुरुष कई तरह के होते थे, जैसे छात्र, व्यापारी, तपस्वी, यहाँ तक कि विष कन्याओं का भी जिक्र मिलता है। ये सब अलग अलग भेष में रहकर राज्य के अंदर और बाहर की हर जरूरी खबर राजा तक पहुंचाते थे। सोचकर ही हैरानी होती है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, उसकी सुरक्षा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सूचना, इन्फॉर्मेशन कितनी कीमती चीज थी तब भी। ये व्यवस्था साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए बहुत जरूरी थी। और बाकी विकल्प? बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ? बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे, अशोक उनके पोते, महान सम्राट अशोक, और बृहद्रथ मौर्य वंश के आखिरी शासक थे जिन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। सूचना का महत्व तब भी था और आज भी है। क्या बात है। चलिए अब विषय बदलते हैं और नजर डालते हैं भारत की शानदार वास्तुकला पर। प्रश्न संख्या 17 पूछता है कि कौन सा स्मारक अपनी स्थापत्य शैली के साथ सही ढंग से मेल खाता है? विकल्प हैं ए खजुराहो मंदिर फ्रांसीसी शैली, बी कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली, सी इंडिया गेट राजपूत शैली और डी लोटस टेम्पल मुगल शैली। वास्तुकला, यहाँ सही जोड़ा है बी कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक वास्तुकला वो शैली है जो भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद भारतीय और इस्लामी शैलियों के मिलने से विकसित हुई। अच्छा, इंडो इस्लामिक। जी, और दिल्ली में कुतुब मीनार इसी शैली की शुरुआती और सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। बाकी जोड़े गलत हैं, जैसे ए खजुराहो के मंदिर, वो मध्य प्रदेश में है और उन्हें चंदेल राजाओं ने नागर शैली में बनवाया था। ये पूरी तरह से भारतीय शैली है। नागर शैली, ठीक है। और इंडिया गेट दिल्ली में उसे एडविन लुटियंस ने विजयी मेहराब यानी ट्रायम्फल आर्च की यूरोपीय शैली में डिजाइन किया था,
राजपूत शैली में नहीं। हाँ, वो तो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में है। बिल्कुल। और दिल्ली का लोटस टेम्पल जो बहाई उपासना मंदिर है, वो तो आधुनिक अभिव्यक्तिवादी यानी एक्सप्रेशनिस्ट आर्किटेक्चर का नमूना है। उसका मुगल शैली से कोई लेना देना नहीं। बहुत साफ तौर पे समझा दिया आपने। अच्छा, अगला सवाल, प्रश्न 18। ये थोड़ा अलग है। इसमें एक दावा है असर्शन ए और एक कारण है रीजन आर। दावा ए है, हड़प्पा में जो गोल ईंटों के चबूतरे मिले हैं उनका इस्तेमाल धार्मिक रस्मों के लिए होता था। और कारण आर है, इन चबूतरों के दरारों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए हैं। हमें ये बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और क्या आर ए की सही वजह बताता है। हाँ, इस तरह के सवालों में थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता है। देखिए, यहाँ दावा ए जो है वो असल में गलत है। गलत है जी, पहले शायद ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ज्यादातर पुरातत्वविद मानते हैं कि ये गोल चबूतरे धार्मिक कार्यों के लिए नहीं थे, बल्कि ये अनाज कूटने या उसे भूसे से अलग करने के लिए बनाए गए थे। एक तरह से थ्रेशिंग फ्लोर्स थे वो। अच्छा, थ्रेशिंग फ्लोर। हाँ, अब कारण को देखिए कि इन चबूतरों से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, खुदाई में ऐसे सबूत मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दावा एक गलत है पर कारण आर सही है। बिल्कुल, तो सही विकल्प हुआ डी। और मजे की बात यह है कि जो कारण दिया गया है यानी अनाज के दाने मिलना, वो असल में दावे को यानी धार्मिक उपयोग वाले दावे को गलत साबित करने में मदद कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये बिल्कुल उल्टा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे नए सबूत मिलने पर पुरानी धारणाएं बदल जाती हैं। पुरातत्व विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ता है, सबूतों की नई व्याख्याओं से। इतिहास को समझने का एक, क्या कहते हैं, डायनामिक तरीका है। हाँ, इतिहास की ये बदलती व्याख्याएं वाकई दिलचस्प हैं। चलिए अब इतिहास से जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पौधों के हार्मोन के बारे में है। हमें पौधे के हार्मोन और उसके मुख्य काम का सही जोड़ा पहचानना है। विकल्प है ए जिब्रेलिन, जड़ों में कोशिका विभाजन बढ़ाना, बी एथिलीन, फलों का पकना, सी साइटोकाइनिन, पत्तियों का झड़ना शुरू करना, डी ऑक्सिन, बीज को सुस्त बनाए रखना। पौधों की दुनिया भी कम रहस्यमयी नहीं है। यहाँ सही जोड़ा है बी एथिलीन, फलों का पकना। एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। अच्छा, जैसे आम या केले पकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें एथिलीन का बड़ा हाथ होता है। ये पौधों में बुढ़ापा लाने की प्रक्रिया, जिसे जीर्णता या सेनेसेंस कहते हैं, उसको भी तेज करता है। बाकी विकल्पों के सही काम देखें तो ए जिब्रेलिन का मुख्य काम है तने को लंबा करना और बीज को अंकुरित होने में मदद करना। सी साइटोकाइनिन जड़ों और तनों में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। पत्तियां झड़ाने में इसका सीधा रोल नहीं है। उसके लिए एब्सिसिक एसिड ABA और एथिलीन ज्यादा जिम्मेदार हैं। और डी ऑक्सिन पौधे की बढ़त, जड़ें निकलने और उसका प्रकाश की तरफ मुड़ने, जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, उसमें मदद करता है। और बीज को सुस्त रखने वाला। हाँ, बीज को सुस्त यानी डोरमेंट रखने का काम मुख्य रूप से एब्सिसिक एसिड ABA करता है, ऑक्सिन नहीं। समझ गया, यानी हर हार्मोन का अपना खास काम है पौधों की दुनिया में। बहुत खूब। अब पौधों से जरा बड़े पैमाने पर चलते हैं पर्यावरण की तरफ। प्रश्न संख्या 21 ये सवाल पूछता है कि चावल के खेतों या दलदली जमीन की पानी में डूबी मिट्टी में ऐसी कौन सी खास हालत पैदा होती है जिससे मीथेन CH4 गैस बनती है। याद रहे, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। विकल्प है बार बार जुताई, ज्यादा ऑक्सीजन, कम तापमान या ऑक्सीजन रहित मतलब अवायवी हालात। इसका सीधा सा जवाब है डी अवायवी, एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन रहित स्थितियां। जब मिट्टी पानी से लबालब भर जाती है, जैसे धान के खेतों में होता है या किसी दलदल में, तो हवा यानी ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच नहीं पहुंच पाती। ऐसे ऑक्सीजन रहित माहौल में कुछ खास तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें मीथेनोजिन कहते हैं, वो पनपने लगते हैं। ये मीथेनोजिन मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं या कई तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनाते हैं। अच्छा, तभी शायद मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदली यानी मार्शी इलाकों में बनती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसीलिए इसे मार्श गैस का नाम मिला। अगर मिट्टी की जुताई की जाए तो उसमें हवा मिल जाती है और मीथेन बननी बंद हो जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन तो मेथेनोजेंस के लिए जहर जैसी है और कम तापमान इन जीवों की गतिविधि को धीमा कर देता है। तो पानी में डूबी ऑक्सीजन रहित मिट्टी ही मीथेन बनने का मुख्य कारण है। सवाल,
ये खगोल विज्ञान से है। सवाल था कि ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की जो विशाल गतियां हैं, उन्हें कौन सा बल कंट्रोल करता है। अच्छा। विकल्प थे नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय बल। हाँ, और सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए, जो नाभिकीय बल है वो तो एटम के न्यूक्लियस तक ही सीमित है, बहुत छोटी दूरी पे काम करता है। अच्छा। और चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय बल वो चार्ज पार्टिकल्स पर असर करते हैं। पर ग्रह, तारे वगैरह तो ज्यादातर न्यूट्रल होते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिर गुरुत्वाकर्षण ही क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हालांकि बाकी बलों से कमजोर माना जाता है, पर ये लंबी दूरी पर काम करता है। और ये किन्हीं भी दो चीजों के बीच होता है जिनमें द्रव्यमान हो। मतलब हर चीज पर? हाँ, एक तरह से। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर, मतलब ब्रह्मांडीय स्केल पर, ग्रहों से लेकर पूरी की पूरी आकाशगंगाओं तक की गति को यही कंट्रोल करता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अब थोड़ा सुरों की दुनिया में चलते हैं। हाँ, अगला सवाल संगीत से था। सवाल था, इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत का एक प्रमुख रूप है? विकल्प थे कथक, ध्रुपद, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। और सही जवाब है ध्रुपद। हाँ, क्योंकि बाकी जो है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये तो नृत्य के रूप है ना। बिल्कुल सही। कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, गायन नहीं। और स्त्रोत में एक मजेदार बात लिखी थी कि तानसेन, जो अकबर के दरबार में थे, हाँ, महान संगीतकार तानसेन, उन्हें भी एक ध्रुपद गायक माना जाता है। बिल्कुल। और ध्रुपद सिर्फ एक गायन का प्रकार नहीं है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है। सबसे पुरानी? हाँ, इसका संबंध प्राचीन नाट्यशास्त्र से भी जोड़ा जाता है, तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ गायकी नहीं, एक पूरी परंपरा है। समझ गए। अच्छा, अब संगीत से निकलकर जरा भूगोल की ओर चलते हैं। महासागरों की बात करते हैं। ठीक है। सवाल था, इनमें से कौन सी महासागरीय धारा गर्म नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, कुरोशियो या अलास्का? इसमें सही उत्तर है लैब्राडोर। लैब्राडोर ठंडी है? हाँ, लैब्राडोर एक ठंडी धारा है। ये आर्कटिक महासागर से, मतलब ऊपर से, ठंडे पानी को दक्षिण की ओर लाती है। अच्छा, जबकि बाकी गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, अलास्का, ये सब गर्म धाराएं हैं। सही। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में, कुरोशियो और अलास्का प्रशांत महासागर में है और ये गर्म पानी ले जाती हैं। स्रोत में पेरू या हम्बोल्ट धारा का भी जिक्र था, वो भी ठंडी है। तो ये ठंडी और गर्म धाराएं, इनका कुछ खास मकसद होता है? हाँ, बिल्कुल। ये धाराएं पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे ये गर्मी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और ठंडे पानी को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ ले जाती हैं। एक तरह से पृथ्वी का क्लाइमेट रेगुलेटर सिस्टम है ये। वाह, पृथ्वी का क्लाइमेट रेगुलेटर, ये बढ़िया कहा। हाँ, जैसे लैब्राडोर का ठंडा पानी जब गल्फ स्ट्रीम से मिलता है तो वहां घना कोहरा बनता है, जो जहाजों के लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। ये नृत्य कला से जुड़ा है। नृत्य कला, हाँ। सवाल है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो हाथ के इशारों यानी मुद्राओं और चेहरे के भावों यानी अभिनय के जरिए कहानी कहता है? विकल्प थे बिहू, कोली, गरबा, भरतनाट्यम। और यहाँ सही जवाब है भरतनाट्यम। हाँ, क्योंकि बिहू असम का, कोली महाराष्ट्र का और गरबा गुजरात का, ये तो लोक नृत्य है ना। हाँ, उत्सवों वाले नृत्य। बिल्कुल, ये लोक नृत्य हैं, जबकि भरतनाट्यम एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु से है। और इसकी खासियत कहानी कहना है। हाँ, यही इसकी जान है भरतनाट्यम में। जटिल हाथ के इशारे होते हैं जिन्हें मुद्राएं कहते हैं, और चेहरे के भाव यानी अभिनय, इन दोनों के मेल से ही पूरी कहानी बुनी जाती है। मतलब बिना बोले कहानी कहना। सही। ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये एक तरह की विजुअल पोइट्री है, आंखों से देखी जाने वाली कहानी। अक्सर पौराणिक कथाएं या आध्यात्मिक बातें बताई जाती हैं। दिलचस्प। और ऐसा सिर्फ भरतनाट्यम में नहीं है, कथकली और कुचिपुड़ी जैसे दूसरे शास्त्रीय नृत्यों में भी ये कहानी कहने वाला तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण से बात शुरू की, फिर संगीत की दुनिया में ध्रुपद को जाना, महासागरों की ठंडी लैब्राडोर धारा को समझा और आखिर में भरतनाट्यम की बोलती मुद्राओं तक पहुंचे। हर सवाल के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी थी। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक बात सोचने लायक है। जैसे प्रकृति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्था में बांधता है। हाँ,
तो क्या उसी तरह कला के जो रूप हैं, जैसे नृत्य की मुद्राएं हैं या संगीत के राग हैं, क्या उनके भी अपने नियम या सिद्धांत होते हैं जो उनकी सुंदरता को, उनके असर को कंट्रोल करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब कला और विज्ञान में एक अनकहा जुड़ाव। हाँ, शायद वो उतने भी अलग न हो जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। ये एक दिलचस्प विचार है आगे सोचने के लिए।